मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं किसान आंदोलन। सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा किसान आंदोलन नहीं बल्कि विरोध का एजेंडा चला रहे। हरियाणा में किसान बनाम किसान, बीकेयू भूपेंद्र मान गुट ने कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराने का किया ऐलान। कहा किसी ने खलल डाला तो उसी भाषा में मिलेगा जवाब। सीएम ने भी न्योता किया स्वीकार। हिमाचल में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 41 आईएएस सहित 43 अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के डीसी भी बदले गए। हरियाणा पुलिस के मुखिया मनोज यादव ने केंद्र में जाने की जताई इच्छा। डीजीपी मनोज यादव ने हरियाणा सरकार को लिखा खत। सीएम बोले फैसले पर करेंगे विचार। 1 जुलाई से हिमाचल में एंट्री के लिए नहीं जरूरी ई पास। इंटरस्टेट बस सेवा भी 50% कैपेसिटी से होगी शुरू। अब से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। गुरुग्राम में झूठी शान के लिए कत्ल, नाबालिग से प्यार के बदले मिली मौत। 19 साल के युवक की पीट कर हत्या, युवती का पिता और 4 लोग गिरफ्तार। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल का फैसला आज। 5वें दिन भारत के 64 रन पर 2 विकेट गिरे। न्यूजीलैंड पर 32 रन की बढ़त। आज बल्लेबाजों पर मैच बचाने का दारोमदार। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ। 41 आईएएस सहित 43 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के डीसी भी बदले गए हैं। सिरमौर, मंडी, सोलन, कांगड़ा के डीसी बदले गए हैं। कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति के डीसी भी बदले गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है हिमाचल में। 41 आईएएस सहित 43 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कई जिलों के डीसी बदले गए हैं, जिनमें सिरमौर, मंडी, सोलन और कांगड़ा शामिल है। इसके अलावा कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति के डीसी भी बदले गए हैं। और इसके लिए जो एक नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें ये तबादले जो हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, किसको कहां पर लगाया गया है, इसकी पूरी विस्तार से जानकारी जो है वो इस नोटिस में दी गई है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हिमाचल में हुआ है, जहां 41 आईएएस सहित 43 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो रणबीर, ये बड़े तबादले, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, काफी समय से जो है इस बात की चर्चाएं चल रही थी, माथापच्ची जो है काफी चल रही थी अधिकारियों के बीच। और कई जो विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि कहाँ किसे लगाया जाए। यहाँ पर एक जो बड़ा तबादला जिसे कहा जा सकता है वो है इस वक्त जो एनएचएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर निपुण जिंदल। कोरोना के समय बहुत अच्छा कार्य किया था। उन्हें जो है अब डीसी कांगड़ा बनाया गया है। जो कांगड़ा के डीसी थे राकेश प्रजापति, जिनके लिए अभी फिलहाल जो है लोग लामबंद भी हुए थे। वहां की जनता नहीं चाहती थी कि राकेश प्रजापति वहां से जाएं, लेकिन राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। जो राकेश कुमार प्रजापति हैं उनको उद्योग विभाग का निदेशक बनाया गया है जी। और साथ ही अब निपुण जिंदल जो है कांगड़ा का जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा जो 8 जिलों के जो डीसी है, इसके साथ ही उनका तबादला जो है किया गया है। जो कृतिका कुलारी थी, जो महिला बाल विकास की निदेशक थी, वो सोलन की डीसी होंगी। और नीरज कुमार को जो है लाहौल स्पीति का डीसी बनाया गया है। आबिद हुसैन को जो है किन्नौर का डीसी लगाया गया है। और जो आशुतोष गर्ग है वो कुल्लू जिले के डीसी होंगे। और जो राम कुमार गौतम है, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक की जिम्मेदारी थी, वो सिरमौर उनका डीसी उन्हें बनाया गया है। और जो पंकज राय हैं, जो लाहौल स्पीति के डीसी थे, उन्हें उनका तबादला जो है बिलासपुर किया गया है। वो बिलासपुर के जिलाधीश वो होंगे। इस तरह कई तरह के तबादले जो है किए गए हैं। और जो वरिष्ठ आईएएस है उनमें किसी का ज्यादा
बड़ा फेरबदल देखने को नहीं मिला है। हालांकि काफी सारे जो विभागों के सचिव है वो भी यहाँ पर बदले गए हैं। बिल्कुल रणबीर, तो शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हिमाचल में किया गया है। 41 IAS सहित 43 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और कई जिलों के DC भी बदल दिए गए हैं। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जो लगातार चल रहा है। और इसी बीच किसान आंदोलन पर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर का बयान एक बार फिर से सामने आया है। खट्टर ने कहा कि मुट्ठी भर लोग किसान आंदोलन चला रहे हैं, किसान विरोध नहीं कर रहे बल्कि विरोध का एजेंडा चला रहे हैं। तो किसानों को सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है, सरकार की स्कीमों का पूरा लाभ मिल रहा है, किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। तो किसान आंदोलन पर CM मनोहर लाल खट्टर की ओर से ये बड़ा बयान एक बार फिर से दिया गया कि मुट्ठी भर लोग जो है वो किसान आंदोलन चला रहे हैं, जबकि ज्यादातर जो किसान हैं हरियाणा के, वो किसान के लिए जो लाए गए ये कृषि कानून है उसके हक में है। तो इससे पहले भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के समेत और भी जो हरियाणा के मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज हों या फिर जो कृषि मंत्री हों, इनके अलावा कई मंत्री ऐसे हैं जो किसान आंदोलन को लेकर पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत हमारा तो कहना कि जो इस समय मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं उनकी को बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है, सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है। सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है, किसान कहीं भी कोई चीज़ बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अब किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से। तो किसान आंदोलन पर CM मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। तो दूसरी ओर अब किसान यूनियन जो है, भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान का गुट कृषि कानूनों के समर्थन में उतर आया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुनी प्रकाश की अगुवाई में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को भारतीय किसान यूनियन की ओर से कुरुक्षेत्र में जनसभा करने का न्यौता दिया। भारतीय किसान यूनियन के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को खुला चैलेंज भी दिया गया है। गुनी प्रकाश ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम कुरुक्षेत्र के मथाना में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाएंगे और अगर किसी तथाकथित किसान संगठन ने इसका विरोध किया तो अपने तरीके से ही उससे निपटेंगे। अगर वो लाठी डंडा से लेकर आएंगे तो किसान उन्हें जवाब देंगे। हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमारे कार्यक्रम में किसी ने खलल डाला तो हम उसका उसी भाषा में जवाब देंगे। मुख्यमंत्री से हम इसलिए मिले क्योंकि हरियाणा में जो उत्पाद मिच रहा है कि हम किसी को नहीं जाने देंगे, और हमने मुख्यमंत्री को निमंत्रण किया कि हरियाणा का किसान आपको अपनी पंचायत में बुलाएगा और अपने मसले और जो आपने किया उसका धन्यवाद करने के लिए आए। और उसके लिए हमने 15 दिन की बात तारीख तय होगी और मथाना में कुरुक्षेत्र में हम पंचायत बुलाएंगे। हमारा कहना है कि हमारी किसान पंचायत में अगर कोई विरोध करने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा, उसका स्वागत है। अगर कोई डंडा लेके और वहाँ उत्पाद करने के लिए, उसका किसान उन तथाकथित किसानों का जवाब किसान दे देंगे। वहाँ अगर आप कहो कि इसका मतलब तो वो लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी गारंटी है हमारी सभा में ना तो उत्पादी घुसेगा और ना घुसने देंगे और ना पुलिस की जरूरत, उसका काम हम ही करेंगे। हाँ, एक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन जो गुणी प्रकाश हाँ की जो यूनियन है वो लोग आए थे, 40-45 लोग। उन्होंने आकर के आभार भी प्रकट किया, धन्यवाद भी किया। जितने किसानों के हमने काम किए हैं उनसे सबसे प्रसन्न थे और विशेष तौर पर ये जो 3 बिलों की, जिनकी 3 कानून की जो बात हो रही है, वो एकदम उससे सहमत थे कि ये कानून एकदम सही है, ठीक है। एक का लाभ उन लोगों ने हमको गिनवाया कि किसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो उन लोगों ने बल्कि मुझे निमंत्रण भी दिया है अपने क्षेत्र में आने के लिए। तो हमने कहा कि भी ठीक है, अगले समय जब भी उनको दिया जाएगा वो एक कार्यक्रम करेंगे। तो बेशक एक संगठन की ओर से
धन्यवाद किया जा रहा है, सरकार का पक्ष लिया जा रहा है, लेकिन तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसानों का संघर्ष जारी है और दिल्ली की सीमाओं पर जाने के लिए किसानों ने अनोखा जुगाड़ किया है। पंजाब के किसानों की तर्ज पर अब हरियाणा के किसानों ने भी ट्रॉलियां तैयार कर ली हैं। गर्मी को देखते हुए स्पेशल ट्रॉलियां तैयार की गई हैं। किसान ट्रैक्टर की बजाय पिकअप गाड़ियों से अपनी ट्रॉलियां जोड़ रहे हैं। ट्रॉलियों में छत के रूप में लगाए गए गद्दे और बरसात के पानी से बचने के लिए ऊपर तिरपाल लगाए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए ट्रॉली के सबसे पीछे कूलर स्टैंड भी बनाए गए हैं। ट्रॉली के अंदर बिजली, सोने की और हुक्के की व्यवस्था भी की गई है। तो इससे पहले पंजाब के किसानों को देखा कि वहां पर उन्होंने अनोखी ट्रॉलियां तैयार की थी और अब उसी की तर्ज पर हरियाणा के किसान भी ये जुगाड़ लगा रहे हैं। पहले भी हमारे 20-30 आदमी दिल्ली के लिए वहाँ हैं, उनकी व्यवस्था के लिए ट्रैली ले आए हैं। इसमें गद्दे, कूलर कालर गर्मी आएगी, उसका समाधान करने के लिए 10 जने हमें आज जाओ वहाँ 35-40 जने कर सिंधु के हमें ऑर्डर है परमानेंट। बीच को कोई आए गया, कोई बिक गया, ऑर्डर परमानेंट रहा वहाँ। जब तक ये कानून वापस नहीं होते जब तक धरना चालू रहा ऑर्डर हमारा। अच्छा, ये कैसे जा रहे हो आप? गद्दे लोड रखे हैं, ट्राली इसके लोड रखी है, पिकअप का कैसे? थोड़ा इस बारे में बताओ, क्या करके आप? ट्रैली तो नू ले आए जी, ऑर्डर सोने की व्यवस्था बन जाए। ट्रैली में 8-10 आदमी आ जाएंगे, इसमें कूलर लग जाएगा, इस व्यवस्था के लिए ले आए। हाँ, मैं जो करें जी, ऊपर गद्दे ला रखे हैं जी, ताती होने है, भीतर कूलर कालर का सिस्टम कर देंगे जी, ठंडी रहे जी। ट्रेली तला बेड बना रखा है जिसका आदि का स्टैंड बनाया गया, कूलर पाछा लगा स्टैंड बना रखा है जी। और अब बात करते हैं हिमाचल बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट की, जो जल्द आएगा। जयराम कैबिनेट ने बोर्ड के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। 12वीं कक्षा के थ्योरी अंकों का अब गणना होगी। फर्स्ट और सेकंड टर्म और प्री बोर्ड की परीक्षाओं को 55% वेटेज दिया जाएगा। अंग्रेजी विषय के परिणाम को 5% का वेटेज और इंटरनल असेसमेंट को 15% वेटेज मिलेगा। जुलाई के तीसरे हफ्ते में रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो 10वीं के रिजल्ट के बाद अब 12वीं का इंतजार किया जा रहा था। तो 12वीं के रिजल्ट को लेकर जो जानकारी हिमाचल बोर्ड की है वो कि जल्द 12वीं का रिजल्ट दिया जाएगा। जयराम कैबिनेट ने बोर्ड के उस फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है जिसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म और प्री बोर्ड परीक्षाओं को 55% वेटेज दिया जाएगा। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो रणबीर, इंतजार विद्यार्थियों की ओर से रिजल्ट का किया जा रहा था, नतीजों का फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ अमृत, ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया था, जब सीबीएसई ने जो प्रमोट किए थे अपने छात्र, उनका फॉर्मूला कुछ अलग था। और यहाँ हिमाचल में भी कोरोना के चलते जो 12वीं की जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी। छात्रों को प्रमोट किया गया था, लेकिन उन्हें पास किस तरह से करना था, उसका आधार क्या होगा, उसको लेकर फॉर्मूला तैयार होना था। और उसमें बड़ी बात ये थी कि एक जो एग्जाम था इंग्लिश का वो हो चुका था। तो ऐसे में एक परिस्थिति बनी थी यहाँ पर कि किस तरह से छात्रों को पास किया जाए, उन्हें अंक किस तरह से देने होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो विद्यार्थी शुरू से ही बहुत अच्छा करता आ रहा है उसके साथ अन्याय ना हो। इसलिए जो 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है उसको भी वेटेज दी जाएगी, 10% वेटेज उसमें दी जाएगी। और +1 को जो है 15% की वेटेज यहाँ पर दी गई है। हालांकि तो सबसे ज्यादा वेटेज उन्हीं को दी गई है जो फर्स्ट और सेकंड टर्म के जो एग्जाम होते हैं और जो प्री बोर्ड जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है, वो 55%। और जो ये इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसे भी वेटेज दी गई है, 5% का महत्व उसे दिया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरनल असेसमेंट है 15% जो है उसको वेटेज दी जाएगी। इस तरह से ये फॉर्मूला जो है कैबिनेट में लाया गया था, चर्चा इस पर हुई थी। पहले भी माथापच्ची जो है शिक्षा विभाग ने की थी, जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसने की थी, उसे जो है मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर जो है अब तीसरे सप्ताह जुलाई में इनका जो 12वीं का परिणाम बिल्कुल रणबीर, तो फिलहाल देखना होगा कब तक ये रिजल्ट तीसरे हफ्ते में जब घोषित किया जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो 12वीं का रिजल्ट है हिमाचल बोर्ड का वो जल्द ही आएगा। बोर्ड के फॉर्मूले को हिमाचल सरकार ने, जयराम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 12वीं के कक्षा के थ्योरी अंकों की अब गणना होगी।
तो वहीं 1 जुलाई से हिमाचल में एंट्री के लिए ई पास की जरूरत नहीं है। सरकार ने इंटरस्टेट बस सेवा 50% की क्षमता से शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही अब से दुकानें सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक खुलेंगी। रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। इसके अलावा 1 जुलाई से सरकारी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ काम हो सकेगा। तो नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी और जो दूसरे प्रदेश से आने वाले लोग हैं, टूरिस्टों को एक बड़ी राहत दी गई है कि अब ई पास की जरूरत नहीं है। करेंगे हमारे साथ शहरी विकास मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज। सर, क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और क्या जो कोरोना की स्थिति है उस पर क्या कुछ निकल कर आया है बैठक में? कोरोना की स्थिति हिमाचल प्रदेश में जो है वो धीरे धीरे बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रही है। 2400 के लगभग जो हैं वो एक्टिव केसेस रह गए हैं। पॉजिटिव केसेस जो हैं वो अब कम संख्या में आ रहे हैं, हालांकि हमारी टेस्टिंग जो है 20,000 से ऊपर ही है और डेथ रेट की जो फैटलिटी रेट है वो भी कम हो रहा है। लेकिन कॉशन के तौर पर मंत्रिमंडल जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को भी धीरे धीरे ही खोलना चाहता है, क्योंकि कई बार हम जो है लापरवाह हो जाते हैं और उसके कारण जो है वो कोविड की स्थिति जो है भय ना हो जाए, इसलिए अभी धीरे धीरे जो है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रियायत क्या क्या दी गई है सर? अभी हमने जो है वो 1 जुलाई से इंटर स्टेट बसेस शुरू कर देंगे 50% कैपेसिटी के हिसाब से, और अभी जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें छुट्टी कर दी गई है, जो समर वेकेशन के स्कूल्स हैं, और उसी प्रकार से जो है वो विंटर वेकेशन के स्कूल्स में 1 जुलाई से टीचर्स आएंगे, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी। अभी स्टूडेंट्स जो है नहीं आएंगे। और साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा गया है कि वो अपने टीचिंग नॉन टीचिंग जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी इस महीने के अंत तक जो है वो इम्यूनाइज कर दें, उनकी वैक्सीनेशन हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए। बाज़ार जो है वो उनका समय बढ़ा दिया गया है, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक जो है वो बाज़ार का समय कर दिया गया है, ताकि स्पैन बढ़ जाए और लोग जो हैं वो एकदम भीड़ ना बना करके अलग अलग समय में जो है वो अपनी खरीदारी इत्यादि करने के लिए आएँ। तो मुख्य रूप से जो है जिम इत्यादि हैं उनको भी SOPs जो है ऑलरेडी सरकार ने इशू की हैं, उनके हिसाब से जो है खोलने का नोटिफिकेशन SDRF की तरफ से जो है वो कर दिया जाएगा, उनको भी खोल दिया जाएगा 50%। इंटरस्टेट जो बस सर्विस है और जो सामूहिक हम बात करते हैं गैदरिंग की कार्यक्रमों की, उसको लेकर और जो ई पास की व्यवस्था थी सर, ई पास 1 जुलाई से समाप्त हो जाएगा। इंटरस्टेट बसेस इंक्लूडिंग वॉल्वो बसेस 50% कैपेसिटी के साथ चलना शुरू हो जाएंगी 1 जुलाई से। और इसके अलावा जो सोशल गैदरिंग्स हैं वो इंडोर गैदरिंग्स 50% कैपेसिटी ऑफ द हॉल या फिर 50 मैक्सिमम, और आउटसाइड जो है आउटडोर जो गैदरिंग्स हैं वो संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अंबाला से जहां महिला लेफ्टिनेंट ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने महिला के पति, जो कि वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं, उस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों की माने तो शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए साक्षी से मारपीट करते थे, जिससे तंग आकर उसने सुसाइड कर लिया। परिजनों ने पुलिस पर भी कार्यवाही न करने के आरोप लगाए हैं। दहेज की बलि चढ़ी एक और महिला लेफ्टिनेंट ने की खुदकुशी। ससुराल परिवार पर लगे गंभीर आरोप।
आज भले ही औरतें कंधे से कंधा मिलाकर चले, परिवार की हर मुश्किल में डटी रहें, पर कुछ लोगों की पिछड़ी सोच आज भी औरतों पर भारी पड़ रही है। तस्वीरें अंबाला की है, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल अंबाला में उस समय सनसनी फैल गई जब फौज में तैनात महिला लेफ्टिनेंट ने खुदकुशी कर ली। फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतका के परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दहेज के लिए महिला से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। महिला का पति खुद भारतीय हवाई फौज में स्क्वाड्रन लीडर है। 2018 में मेरी बहन की शादी हुई थी इससे, दिसंबर 12 2018 से 13 दिसंबर से लेके ही इन्होंने मेरी बहन को बहुत परेशान कर रखा था। कभी दहेज को लेके, कभी छोटी मोटी चीज़ को लेके, गाड़ी को लेके गाड़ी नहीं दी, कभी तुमने कपड़ों के ऊपर पैसे रख के नहीं दिए, एक नहीं रखे दिए। परिवार ने 2018 में जिस बेटी की विदाई की, आज उसकी लाश देखनी पड़ी। बेटी की लाश देखकर परिवार की रूह कांप उठी। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला के पति पर सीसीटीवी फुटेज गायब करने के भी आरोप लगाए हैं। अभी कुछ नहीं कर रहे जी, अभी सुबह के आ गए यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अभी तक अभी FIR दर्ज पूरी तरह नहीं हो रही है। महिला की खुदकुशी के बाद पुलिस भी हरकत में है। पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही है। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के साथ शादी हो रखी थी, जिसने कल अपने यहाँ पे सुसाइड किया, जिसमें मुकदमा दर्ज किया है पति के खिलाफ और उसके ससुराल वालों के खिलाफ। जल्दी कार्रवाई करी जाएगी। पति भी बड़े ओहदे पर तैनात, पत्नी का भी बड़ा रुतबा, पैसे की कोई कमी नहीं, पर दहेज के लालच ने महिला का जीना मुश्किल कर दिया था। आखिर उसे मौत की राह ही आसान लगी। दहेज के लालचियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी बेटी आत्महत्या ना करे। अंबाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।